Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So from today I'm going to start a new batch for class 9 students. ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे अभी क्लास 9th में आए हैं. So every Monday guys I'm going to मेक अ वीडियो ऑन फिजिक्स और हर ट्यूसडे को आपको मिलेगी एक इंग्लिश पे वीडियो. ठीक है, सो आज से हम शुरू कर रहे हैं कोर्स. ठीक है, सो एवरी मंडे यू विल रिसीव अ न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स और एवरी ट्यूसडे जैसे कि कल आपको पहला लेक्चर आपका इंग्लिश का मिलेगा. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें आपके मोशन चैप्टर से, क्योंकि मोशन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बैच 2021 to 22. तो जो बच्चे नए नए 9th क्लास में आए हैं, ठीक है, तो अपने डेज फिक्स कर लो. मंडे को पढ़ेंगे फिजिक्स और एवरी ट्यूसडे वी विल डू इंग्लिश. एंड गाइज अगर आप मुझसे डेली पढ़ना चाहते हैं, डेली मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये रिकॉर्डेड सेशंस रहता है, ये तो आप रेगुलरली वीकली अटेंड कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू अटेंड माय लाइव क्लासेस डेली, सो यू कैन अटेंड माय फ्री लाइव क्लास ऑन अनअकैडमी. ठीक है, ऑलमोस्ट डेली मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे 4-5 बजे शाम को, इंग्लिश और फिजिक्स की. सो आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर, मेक प्लस एजुकेटर. अनअकैडमी पे नंबर 2 रैंक है मेरी सीबीएसई क्लास 9 कैटेगरी में. तो मैंने कुछ क्लासेस के अपकमिंग कुछ क्लासेस के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप मेरी क्लास फ्री में अटेंड कर सकते हैं. सिर्फ जब भी आप क्लास अटेंड करने लगोगे तो आपको वहाँ पे एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा. तो ये मेरा इनवाइट कोड है HS19. बस ये कोड एंटर करना और फिर आप मुझे क्लास में मिलना. ठीक है, लाइव क्लास होती है, वहां पे आप मेरे साथ इजीली इंटरैक्ट भी कर सकते हो. तो गाइस शुरू करते हैं विद लेक्चर 1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब मोशन चैप्टर शुरू करेंगे. और जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम मोशन में कवर करेंगे दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो आपको हर लेक्चर में क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराऊंगा. तो रेगुलरली हर मंडे फिजिक्स की वीडियो जरूर देखना एंड वी विल कंप्लीट द होल सिलेबस वेरी सून. तो शुरू करते हैं गाइज विद द चैप्टर. सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. अपने आसपास हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जांपल एक ट्री, टेबल और हाउस. सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, क्या कॉमन है? जनरली अगर हम देखें, ट्री एक ही जगह पे रहता, ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. हाउस एक ही जगह पे होता है, हाउस की पोजीशन चेंज नहीं होती. और टेबल, जब तक हम टेबल को इधर उधर पुश या पुल ना करें, टेबल भी एक ही जगह पे रहता है. तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स बच्चों जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं रेस्ट पर. ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़नी है कि रेस्ट क्या होता है. रेस्ट का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. ठीक है, मतलब हमने 5 मिनट्स या 6 मिनट्स का सपोज हमने एक टाइमर ऑन करा अपनी स्टॉप वॉच में और हमने देखा कि कुछ टाइम तक हमने देखा ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है. मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम उसको कहते हैं पोजीशन ऑफ रेस्ट. इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स को या बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लाइंग बर्ड. ठीक है, ये एक फ्लाइंग बर्ड है. ठीक है, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. फिर हम एक बॉय को देखते हैं जो बाइसिकल चला रहा है, दिस इज अ मूविंग बाइसिकल. और यहाँ पे हम देखते हैं अ मैन इज जॉगिंग और रनिंग और वॉकिंग, एनीथिंग वी कैन से. तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन साइकिल चला रहा था, सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी ये पोजिशन थी. सो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे हमने देखा इसकी पोजिशन यहाँ आ गई. फिर हमने टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे देखा, इसकी पोजीशन यहां आ गई. तो अगर हम यहां पे देखें, इस स्टेट में देखें तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की या बॉडी की टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है. सो दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन. तो पहली इंपॉर्टेंट जो 2 टर्म्स आपके चैप्टर में आती हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है. तो मोशन क्या है, टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना इज मोशन, और टाइम के साथ पोजीशन का चेंज नहीं होना दैट इज रेस्ट. तो मोशन के आप और भी काफी एग्जांपल दे सकते हो. फॉर एग्जांपल अ कार, देन इवन द ब्लड विच इज मूविंग इन आवर वेन्स, हमारी जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी मोशन में है. रिवर्स में जो वाटर फ्लो करता है वो भी मोशन में है. जो एयर हमारे आसपास है वो भी कंटिन्यूसली मोशन में है. उसी तरीके से रेस्ट का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो टेबल होता है, चेयर, फर्नीचर हमारे घर में, ठीक है, कितनी चीजें होती हैं. ठीक है, टैप हो गया, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो रेस्ट में ही रहती हैं. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में आप सबने डिफरेंस ऑब्जर्व कर लिया. तो ये वाला जो सेट था ये हमारा रेस्ट का सेट था और ये जो सेट था ये हमारा मोशन का सेट था. लेट्स मूव अहेड. ठीक है, अब डेफिनेशन करते हैं. डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन.
एक बॉडी को हम मोशन में तब बोलेंगे व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, जब उस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी विद टाइम। टाइम के साथ अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी उसको हम मोशन में कहेंगे। विद रिस्पेक्ट ऑन ऑब्जर्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद रिस्पेक्ट ऑन ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है, हु इज ऑब्जर्विंग। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हुई या उसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई तो आप बोलते हो ये रेस्ट पे है, मोशन में, देन यू आर द ऑब्जर्वर। तो एक ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी होता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्वर का मैं रोल बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट रोल है आगे इन अपकमिंग स्लाइड। नेक्स्ट, रेस्ट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? रेस्ट की डेफिनेशन सिमिलर है मोशन की डेफिनेशन से, बट आपको यहां पे क्या लिख देना है? अ बॉडी सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। सिमिलर डेफिनेशन टू मोशन, वहां पे हम लिखते हैं पोजीशन चेंज, बट रेस्ट में हम लिखेंगे पोजीशन डज नॉट चेंज। ओके, सो दिस इज योर रेस्ट। अगली इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं कि जो मोशन और रेस्ट होता है वो रिलेटेड टर्म्स है। जब अभी मैंने आपको बताया था ना विद रिस्पेक्ट ऑन ऑब्जर्वर, यहां पे ऑब्जर्वर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स। तो आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको क्या बताना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, तो सपोज वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है और उसी टाइम वो एक दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले थेरेटिकली समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे हो और दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। तो ये चीज कितनी कंफ्यूज करती है कि भाई ऐसे पॉसिबल कैसे है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। तो उसका हम एग्जाम्पल लेंगे, ट्रेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आप ट्रेन में बैठे हो, सो यू आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, ठीक है, आप एक मूविंग ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है। अब जो पैसेंजर आपके सामने बैठा है, जो पैसेंजर आपके सामने बैठा है, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है या आप उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर और आपकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ट्रेन चल रही है बट आप दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो वो आपको रेस्ट में दिखेगा, उसको आप रेस्ट में दिखोगे क्योंकि आप ट्रेन के अंदर मूव नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हो। तो ऑब्वियसली जब आप ट्रेन में जा रहे होते हो, मूविंग बस में जा रहे होते हो, जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं आपके रिस्पेक्ट में। बट अगर मैं बात करूं एक ट्री की, या मैं अगर बात करूं एक ऐसे पर्सन की जो ट्रेन के बाहर है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या होगे? मोशन में होगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन के बाहर खड़ा है, ठीक है। वो आपको क्या देखेगा? आप ट्रेन के अंदर बैठे और जैसे ट्रेन आगे निकलेगी आप भी आगे निकलोगे ट्रेन के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि आप, अगर आप अपने बारे में बात करो तो आप एक ही टाइम पर एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, मतलब जो आपके सामने वाला पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, और उसी सेम टाइम पे आप एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में हो, मतलब कोई भी पर्सन जो ट्रेन के बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो। तो ये ट्रेन का एग्जांपल देके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो कि हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। अब हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सो वी डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो मैंने अभी ऑब्जर्वर की बात करी, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। लाइक जो हमारे सामने वाला पैसेंजर था, पहले हमने उसको रेफरेंस पॉइंट माना, फिर हमने सेकंड केस में क्या किया? जो पर्सन ट्रेन के बाहर खड़ा था उसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना। तो जो हम स्टडी करते हैं मोशन को, वो एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिजिक्स में इस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी एक नंबर लाइन आ गई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गई, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन का क्या मतलब है? हम एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन को बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोलता हूं, अ बॉडी इज मूविंग 4 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। एक बॉडी है वो 4 मीटर राइट पे जा रही है, तो अब किसी के रिस्पेक्ट में राइट पे जाएगी ना 4 मीटर, तो हम एक ओरिजिन मान लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं। तो सपोज मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया, मैंने ये पॉइंट मान लिया, और अब मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताऊंगा कि बॉडी इस तरफ मूव करी है 4 मीटर, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बता दूं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, ठीक है। एक्चुअल पाथ जो एक बॉडी कवर करती है वो डिस्टेंस है,
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, कि दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पॉसिबल है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक कॉमन सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज ये आपका होम है, घर, और सपोज ये आपका स्कूल है। तो आपको सपोज घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी के घर से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता हो स्कूल का। ठीक है, देर आर गलियां होती हैं, फिर बीच में घर आते हैं, शॉप्स आते हैं, कभी मुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कितना आपको डिस्टेंस कवर करके स्कूल तक पहुंचना होता है। तो डिस्टेंस के एक्चुअल पाथ, तो सपोज आप घर से निकले, अब मैं आपको ये एक्चुअल पाथ बना रहा हूँ, ये आप घर से निकले सपोज, फिर आपने यहाँ टर्न किया, फिर हो सकता है आपने यहाँ टर्न किया, फिर हो सकता है आपने कोई कर्व्ड रोड ली, फिर हो सकता है आप स्ट्रेट रास्ता करके स्कूल पहुंचे। तो ये जो मैंने ब्लैक में पूरा आपको रिप्रेजेंट किया है, ये आपका एक्चुअल पाथ है जो आपने कवर किया स्कूल तक जाने का। सो दिस इज योर डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, जहां से हमने मोशन शुरू करी, सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कहां है, जहां पे हमने मोशन खत्म करी, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यही फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस है पूरा जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब जरा ये वाली नंबर लाइन देखो, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था। ठीक है, अब ये पहले ए टू सी पर गया, एक ऑब्जेक्ट पहले ए टू सी पर गया, कितना 100 मीटर्स। उसके बाद ये वापस मुड़ के सी टू बी आया, वापस ये ऑब्जेक्ट सी टू बी आया, कितना 50 मीटर्स। अब हमें बताना है डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर किया। तो एक्चुअल पाथ क्या बॉडी ने कवर किया, पहले बॉडी कहां से गई, ए से सी पर गई, उसके बाद बॉडी वापस सी से बी पर आई। तो टोटल जो पाथ उसने कवर किया वो है 100 प्लस 50, दैट इज 150 मीटर्स। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, जहां से मोशन शुरू हुई, दैट इज पॉइंट ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, जहां पे मोशन खत्म हुई, दैट इज पॉइंट बी। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ए बी, और वो कितनी है 50 मीटर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या आने वाला है कि डिफरेंशिएट करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो डिफरेंशिएट करके मैं आपको और अच्छे से इस टॉपिक को बताऊंगा। तो पहला पॉइंट तो बच्चों आपने वहीं लिखना है, दैट इज योर डेफिनेशन, कि द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पे देखो, ये जो ब्लू में ड्रॉ हुआ है ये डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्टेंस, ये एक्चुअल पाथ, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ग्रीन में बताया गया है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड हम बात करते हैं डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इवन दो स्केलर वेक्टर आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए स्केलर वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर्स, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड होता है। यहां पे जो नंबर वैल्यू है वो क्या है, 80। तो डिस्टेंस सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है कि भाई कितना आपने मूव किया है, ठीक है, कितना पाथ आपने कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, दैट इज 80। तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। और एग्जांपल दे देता हूं मैग्नीट्यूड का। अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो मैग्नीट्यूड ये 100 है, ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये डिग्री सेल्सियस मीटर ये सब यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना था तो वो शॉर्टेस्ट पाथ यही है, दिस इज द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 80 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन,
तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट कि 80 मीटर हमें जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन की भी बात हो रही है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर मोशन हुई हो, ऑब्वियसली रेस्ट पे तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, बट अगर मोशन हुई हो तो डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। एग्जाम्पल बताता हूं, अगर हम जिस पॉइंट से चलना शुरू करें उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। सपोज ये पॉइंट ए है और ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस सर्कुलर पाथ पे चलता है और इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, और सपोज इसका रेडियस आर है। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस निकालूं इस केस में, तो डिस्टेंस क्या है, जो पूरा सर्कल कवर किया, मतलब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस आ गया 2 पाई आर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। अगर मैं बात करूं, अगर वो इसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया और घूमकर इसी पॉइंट ए पर वापस आ गया, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर बॉडी जिस पॉइंट से चलना शुरू करे उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो हमें ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ये हमने इसी एग्जांपल में देखा कि डिस्टेंस आपका 2 पाई आर था, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो थी। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखो तो देखो डिस्टेंस से ब्लू वाला कितना बड़ा है और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी छोटी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस होती है, ठीक है, यहां पे डिस्टेंस आएगा। बट यहां पे अगर हम एक और पॉइंट देखें, उन्होंने लिखा है ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर, ठीक है। अब इक्वल कब होगा, ये तो हमें पता चल गया कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बट देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन तब है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो। वो वाली कंडीशन है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट चल रहे हैं तो हमारा एक्चुअल पाथ भी वही है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है। फॉर एग्जांपल ये मैन है, ये ए से बी पॉइंट पे जाता है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो एक्चुअल पाथ इसने ए बी कवर किया, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या है, ए बी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच में भी यही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें करना है, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, सपोज एक कार चल रही है, हाईवे पे चल रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो क्या होता है, आप सेम ही स्पीड से गाड़ी चलाते रहते हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। फॉर मैं एग्जांपल देता हूं, आप अपनी स्टॉप वॉच लेके बैठे हो, आप हर 10 सेकंड के बाद मेजर करते हो कि आपकी बॉडी कितनी चली। तो सपोज आपने शुरू किया टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू 10, तो हमने फर्स्ट 10 सेकेंड्स में सपोज देखा बॉडी चली 25 मीटर्स, फिर हमने नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में दोबारा मेजर किया, फिर से बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में हमने कवर किया तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर, कि हर 10 सेकेंड में बॉडी 25 मीटर आगे बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होती है अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम। उसी के कॉन्ट्रारी, उसी के ऑपोजिट आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया जब स्पीड आपकी बार बार चेंज हो रही है, मतलब सपोज आप ट्रैफिक में आ गए, ट्रैफिक नहीं होता तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे ट्रैफिक आ जाता है तो आप कम डिस्टेंस कवर कर लेते हो, स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो भी आप कम डिस्टेंस कवर करते हो, एम्प्टी रोड होती है तो आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो एक पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन आती है जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। तो सपोज फिर से हमने अपनी स्टॉप वॉच लगाई, पहले 10 सेकेंड्स में हमने देखा कि 25 मीटर कवर कर लिया, अगले 10 सेकेंड्स में हमने देखा कि 35 मीटर्स कवर कर लिया बॉडी ने, और अगले 10 सेकेंड्स में देखा कि जस्ट 10 मीटर्स कवर किया। तो यहां पे क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में हम देख रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस लेक्चर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी।
मतलब ये एक पार्टिकल है, सपोज ये मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ, पार्टिकल ए, ये क्या कर रहा है, ठीक है, व्हाट इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और हमें बताना है आधे सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, और रेडियस इसका आर है। तो ठीक है, तो सपोज ये बॉडी यहां से चलना शुरू की तो हाफ सर्कल के बाद ये एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगी, हाफ सर्कल के बाद ये एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगी। एग्जैक्टली ऑपोजिट का क्या मतलब है, अगर इन दोनों लाइंस को मैं ज्वाइन करूं तो ये कहां से पास होगी, सेंटर से, और रेडियस कितना है इसका आर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गैप बिटवीन या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो अगर मैं बात करूं ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनके बीच में वो है ये वाला। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर है 2r। इसका आंसर कितना है 2r, क्यों, क्योंकि अगर रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा, डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position। तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं सपोज ए बी सी एंड डी, और जो हमारे फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, एक राउंड कवर कर रहे हैं स्क्वायर फील्ड का 40 सेकेंड्स में, और इसकी जो साइड है वो है 10 मीटर्स। तो हर 40 सेकेंड्स में फार्मर क्या कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, और हमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद। तो सबसे पहले 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट्स को कैसे करेंगे सेकेंड्स में कन्वर्ट, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 20, तो 140 सेकेंड्स आ गया। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 140 सेकेंड्स के बाद। तो चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल है गाइज। हमें पता चला क्वेश्चन में कि वो 40 सेकेंड्स में क्या करता है, एक राउंड लगाता है। तो सपोज फर्स्ट 40 सेकेंड्स में फार्मर ने एक चक्कर लगाया, फार्मर वापस ए पॉइंट पे आ गया। फिर नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में, मतलब जब 80 सेकेंड्स हो जाएंगे तो फार्मर अपना सेकेंड राउंड लगा लेगा। उसके बाद जब 120 सेकेंड्स हो जाएंगे तो फार्मर अपना थर्ड राउंड लगा लेगा। अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड्स। अब अगर 120 सेकेंड्स हो गए तो बच्चे कितने आपके 20 सेकेंड्स। तो अब हमें बताना है 20 सेकेंड के बाद फार्मर की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। पहले 120 सेकेंड्स में उसने 3 राउंड लगाए, फार्मर वापस ए पॉइंट पे आ गया, 3 राउंड्स उसने कवर कर लिए। अब 20 सेकेंड में वो कहां पे आएगा, तो उसके लिए बहुत ईजी है समझना कि अगर वो 40 सेकेंड्स में पूरा राउंड लगा रहा है, ठीक है, पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है, पूरा चक्कर काट रहा है स्क्वायर फील्ड का, तो 20 सेकेंड्स में वो आधा चक्कर काटेगा, मतलब वो कहां पे आएगा, यहां तक। 40 सेकेंड्स में वो वापस ए तक आ रहा है, तो 20 सेकेंड्स में तो वो सी तक ही पहुंचेगा। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ये ए, और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी सी। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आपको ये ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट ए सी, ठीक है। और आपको पता है ये साइड्स जो स्क्वायर की हैं वो आपकी 10-10 मीटर्स की हैं। तो सिमिलरली, ठीक है, सॉरी, वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो ए सी बाय यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए सी स्क्वायर is 10 square plus 10 square. So AC square is 100 plus 100. AC square is 200. तो AC आ गया √200। तो ये आपका आंसर है। और अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जैसे आप मैथ्स में करते हो, आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो 10√2 मीटर। सो फार्मर की जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो कितनी आ गई, 10√2 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। Sam travels 250 मीटर टू नॉर्थ, देन बैकट्रैक्स का मतलब है सैम वापस आता है टू साउथ फॉर 105 मीटर टू पिक अप अ फ्रेंड। व्हाट इज सैम्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन ले लेते हैं, साउथ डायरेक्शन ले लेते हैं, कि सैम क्या करता है, नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना, 250 मीटर्स। फिर सैम को याद आता है, यार मुझे अपने फ्रेंड को भी पिकअप करना था, मैं अपने फ्रेंड को पिकअप करना भूल गया। तो वो वापस मुड़ता है, मतलब बैक ट्रैक करता है, वो यहीं से वापस मुड़ता है, कितना, 105 मीटर। वो यहां पे आता है वापस 105 मीटर अपने फ्रेंड को लेने। तो अब हमें बताना है सैम की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो मैंने आपको हमेशा बताया पिछले 2 क्वेश्चंस में भी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो पता करो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, फाइनल पोजीशन कौन सी है। तो सैम ने चलना यहां से शुरू किया था, तो ये इनिशियल पोजीशन है, और अपने फ्रेंड को लेने वो वापस आया 105 मीटर, तो वो इसकी फाइनल पोजीशन है। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच का गैप। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत सिंपल है। ये जो टोटल लेंथ है ये 250 है,
इसमें से हम ये 105 वाली माइनस कर देंगे तो हमें अपनी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी आ जाएगी 145 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बनाकर जरूर सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे फार्मर वाला किया था। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो अभी हमने फार्मर वाले क्वेश्चन में भी निकाला था कि 2 मिनट्स 20 सेकंड्स किसके इक्वल होते हैं, 140 सेकंड्स के। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और उसका डायामीटर कितना है 200 मीटर। तो अब एथलीट क्या कर रहा है, 40 सेकेंड्स में उसका एक राउंड लगा रहा है। अब डिस्टेंस है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल पाथ। अब हमें टोटल पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज वो पहले 40 सेकेंड्स में एक राउंड लगाता है, पहले 40 सेकेंड में वो एक राउंड लगाता है, तो एक राउंड लगाने में उसने कितना पाथ कवर किया, वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, और 2 इंटू आर आपका डायमीटर होता है, तो सर्कमफ्रेंस आपका पाई डी भी कह सकते हैं। तो पहले 40 सेकेंड में एक राउंड लगाया, कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई डी। डी हमें गिवन है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 200 पाई, क्योंकि डायमीटर 200 है। फिर 80 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगा लेगा, 80 सेकेंड्स में वो लगा लेगा 2 राउंड, और दोबारा से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 200 पाई। फिर 120 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगा लेगा, 3 राउंड्स, और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर से 200 पाई। अब 20 सेकेंड्स बचे, तो अगर 40 सेकेंड्स में पूरा राउंड लगा रहा है तो 20 सेकेंड्स में आधा राउंड लगाएगा। सो अब नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगा लेगा, 3.5 राउंड्स, ठीक है, सिर्फ आधा ही राउंड लगाएगा। तो अगर पूरा राउंड लगाने में वो 200 पाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आधा राउंड लगाने में वो 100 पाई डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब कैलकुलेट कर लो उससे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया, 700 पाई। तो सॉल्व कर लेते हैं। 700 पाई मतलब 700 इंटू 22/7। 7 को कट कर देंगे 700 से, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। तो उसने टोटल 3.5 राउंड्स लगाए और डिस्टेंस कितना कवर किया, 2200 मीटर। अब इसी क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है, इस क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो उसने 3.5 राउंड्स लगाए, तो आसानी से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत इजी है। सपोज ये सर्कुलर पाथ था, यहाँ से एथलीट ने चलना शुरू किया, तो एक राउंड लगाया, वापस यहीं पे आ गया, दूसरा राउंड लगाया, वापस यहीं पे आ गया, तीसरा राउंड लगाया, वापस यहीं पे आ गया। अब आधा राउंड और लगाएगा, तो आधा राउंड लगाने का मतलब है वो इस पोजिशन पर आ जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप आपका ये आ गया, विच इज योर डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी डायमीटर के इक्वल है, और डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, तो सिंपली आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। एंड गाइज, अगर आप मुझसे एक प्रॉपर बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पर मेरा एक कोर्स चल रहा है, दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिक्स। ऑलरेडी 15 मार्च को शुरू हो गया और ये 30 अक्टूबर तक चलेगा। 6 मंथ्स लॉन्ग कोर्स है, ठीक है, और जहां पे मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस लेता हूं 7:30 to 8:30 PM। 7:30 to 8:30 PM मेरी क्लासेस होती हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे टोटली लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो पिछली सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप आराम से देख सकते हो, ठीक है, और आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली प्लस पर आने के फ़ायदा क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लस, कि अगर आप मेरे भी कोर्स में एनरोल करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेरा ही कोर्स पढ़ सकते हो, उसके अलावा आप ऑल द 5 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो विद द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के सारे के सारे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। हर सब्जेक्ट के डिफरेंट कोर्सेज हर मंडे लॉन्च होते हैं, ठीक है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस कोविड जैसी सिचुएशन में इट्स वेरी सेफ कि अगर आप घर पे बैठ के ही यू डू ऑल योर कोचिंग, इट्स लाइक अ कोचिंग ओनली, कि आप घर पे बैठ के आराम से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और मेरा भी कोर्स चल रहा है प्लस पर, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो फिजिक्स का। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में 7:30 PM क्लास लेता हूँ। तो एक पावर पैक बैच है पूरा, इसमें आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास होती है और बायो की भी क्लास होती है, और इसी तरीके से मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, SST सबके कोर्सेज आपके चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। और प्लस पर आप टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री से इजीली पढ़ सकते हो,
सो ये है कुछ प्राइसिंग अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। ये आपके सारे फाइनल प्राइजेस नहीं है, आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 मंथ की, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, ठीक है, बट दीज आर नॉट योर फाइनल प्राइजेस। आई हैव अ कोड HS19। जब भी आप प्लस के लिए सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो आप मेरा कोड यूज कर लेना HS19 गाइज, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग माय कोड, ठीक है। सो इट्स रियली वेरी गुड। प्लस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज ये 12 मंथ्स का कोर्स है 15,000 का, 15,000 का कोर्स है 12 मंथ्स का। जब आप मेरा कोड यूज करते हो HS19 तो यही कोर्स आपका 13,500 का हो जाता है। सेम कोर्स आपका 13,500 का हो जाता है कोर्स कोड यूज करके, ठीक है। अब ये 13,500 बच्चों 12 मंथ्स के हैं, तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दो तो आपका पर मंथ कॉस्ट आती है 1125 रुपीज। तो अराउंड 1100 रुपीज में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ पा रहे हो, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहे हो, ठीक है, विच इज वेरी मच चीपर देन योर ऑफलाइन ट्यूशन। ऑफलाइन ट्यूशन से काफी ज्यादा चीपर है और सेफ्टी भी बहुत है कि आप घर पे बैठ के ही पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जरूर एक बार ट्राई करो, मेरी फ्री क्लास अटेंड करके देखो, ठीक है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस अटेंड करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें होती है, और फिर यू कैन एनरोल टू प्लस ऑल्सो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको प्लस के लिए एनरोल करना है तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप एनरोल करो, मेरा भी कोर्स ज्वाइन करो और कोड यूज करना HS19 बच्चों, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और कल हम करेंगे हमारा इंग्लिश का लेक्चर, एवरी मंडे फिजिक्स लेक्चर एंड एवरी ट्यूसडे इंग्लिश लेक्चर। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे मेरी सारी अनअकैडमी क्लासेस का शेड्यूल मिलता है, यूट्यूब वीडियोस का शेड्यूल मिलता है, तो काफ़ी हम कनेक्टेड रह सकते हैं टेलीग्राम पर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ईमेल आईडी पे भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।